हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे बेसिक बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट के बारे में, जो कि बेसिक ऑफ मेटाबॉलिज्म भी होता है हमारा, जो हमारे पूरे नीट के सिलेबस में कवर होता है। ठीक है, तो बेसिक बायोकेमिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि हमारे जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कैसे होते हैं, मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म दो स्टेज में हम पढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा बेसिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म की बात करें तो हम इसको दो स्टेज में पढ़ते हैं। एक होती है हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसको हम एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं या एनाबॉलिक रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, अभी एनाबॉलिक रिएक्शंस यानी क्या? सिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, हमारे बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चरल यूनिट या मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं वो होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म, और दूसरी स्टेज होती है कैटाबॉलिज्म। यानी क्या? और इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? यहां पर अगर सिंथेसिस हो रहा है तो डेफिनेटली कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन, और यू कैन से डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। ठीक है, ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है मेटाबॉलिज्म में, जो कि हमारी एंटायर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। में यूज होता है। ठीक है, समझ रहे हैं यहां तक? ओके, तो अब हमें देखना है एक्चुअली कि इन रिएक्शंस में बेसिकली क्या होता है। इन रिएक्शंस का सबसे बेसिक कंसेप्ट है क्या, इसमें होता क्या है, जो कि हमारे पूरे नीट के बायोलॉजी के इंटायर सिलेबस में यूज हम करते हैं थ्रू आउट द सिलेबस। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि इन रिएक्शंस में होता क्या है। तो हम देखते हैं हमारे सिंथेटिक रिएक्शंस कैसे होते हैं। मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी है बच्चों, सिंथेटिक डिहाइड्रेशन। यानी क्या कि हमारी पूरी इंटायर प्रोसेस, हमारी बॉडी जो बनी है वो सारे की सारी मैक्रोमोलिक्यूल से या जॉइंट मॉलिक्यूल से बनी होती है, और जॉइंट मॉलिक्यूल छोटे छोटे यूनिट के बने हुए पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि हम पॉलीमर किसे कहते हैं। पॉलीमर माने क्या? देखते होंगे कि आपके सामने एक आपको दीवार दिखाई देगी। ये दीवार बनी कैसे है? तो जवाब मिलेगा ब्रिक्स से। ठीक है, ईंटों से मिलकर बनी है। बिल्कुल सही। ये जो छोटी छोटी ईंटें हैं इस दीवार की, ये है उसके मोनोमरिक यूनिट यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट, और ये इंटायर दीवार जो उससे बनी है हम उसको बोलते हैं पॉलीमर या ईंटों का बना हुआ पॉलीमर। ईंटें या ब्रिक्स जो कि स्पेशलाइज्ड जॉइनिंग मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, तो हमारे पास में भी कुछ ऐसे पॉलीमर्स हैं जो हमारे बॉडी के इंटायर स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर देखें जो कि मोनोमर यूनिट से बने होते हैं, हम लोग अगर देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल हमारे पास है जो कि बने हुए होते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट से। ठीक है, अगर हम सिंपल और मोस्ट कॉमन एग्जांपल पॉलीसैकेराइड का ले तो हमारे पास में स्टार्च है, सेल्यूलोज है, या फिर ग्लाइकोजन भी आप कंसीडर करते हो जो एनिमल्स में सिंथेसाइज होता है। और सबसे सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड अगर मॉलिक्यूल की बात करें हम तो हमारे पास में है ग्लूकोज। ओके, और ये मोनोसैकेराइड को पॉलीसैकेराइड बनने के लिए जो जॉइनिंग मटेरियल होता है, जो स्पेशलाइज्ड बॉन्ड प्रेजेंट होता है मोनोसैकेराइड यूनिट में, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, ये होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ रहे हो बात को? ऐसी ही अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, जो कि बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स है। इनके बेसिक स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल कौन से हैं? न्यूक्लियोटाइड्स हैं,
जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स क्या है, हमारे जितने भी बॉडी में प्रोटीन्स है वो बेसिकली अमीनो एसिड के पॉलीमर्स है। इनके मोनोमर कौन से होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट वो होते हैं अमीनो एसिड। सारे के सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके पॉलीमर से बने होते हैं। ठीक है, और इनमें जो जॉइनिंग मटेरियल है, जो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स को पकड़ के बांध के रखने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। समझ रहे हो? तो इतनी बात तो क्लियर है बच्चों कि पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड यूनिट से बने हुए होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हमारे न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, और प्रोटीन्स अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से बने होते हैं। और इनको जॉइनिंग मटेरियल भी या इनका एडजॉइनिंग बॉन्ड्स भी है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है ये मोनोमर यूनिट को, वो है मोनोसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, न्यूक्लियोटाइड को जो कनेक्ट करेगा वो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और अमीनो एसिड को जो कनेक्ट करेगा प्रोटीन फॉर्म करने के लिए वो है पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब मैं बार बार यूज कर रहा हूं पॉलीमर। ठीक है, समझ लो इस बात का मतलब क्या होता है। ओके, पॉलीमर माने मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे छोटे स्ट्रक्चरल यूनिट से बना हुआ एक बड़ा मॉलिक्यूल, और ये फॉर्म होने के रिएक्शन को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ओके, ये क्या कर रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, मोनोमर से पॉलीमर हम लोग बना रहे हैं, ये हमारे बॉडी में बनता है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली होती है सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन है, और सिंथेटिक रिएक्शन मैंने इसके पहले ही आपको अभी जस्ट बताया, ये कौन सी है, एनाबॉलिक टाइप। समझ रहे हो ना, एनाबॉलिक रिएक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये हो कैसे रहा है, पॉलीमराइजेशन जो होता है ये हमेशा याद रखना बच्चों, ये बात अपने दिमाग में फिक्स करो कि जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ बिगर मॉलिक्यूल फ्रॉम द स्मॉलर मॉलिक्यूल और मोनोमरिक यूनिट, तो ये होते हैं डिहाइड्रेशन से। ओके, डिहाइड्रेशन मीन्स क्या, तो होती है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रा मीन्स वाटर। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या हुई, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसी बात को हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं जो काफी अच्छा हो जाएगा आपके क्लियरेंस के लिए। ठीक, तो एग्जांपल से हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती क्या है। सबसे सिंपल अगर हम बात करें ग्लूकोज के बारे में बात करें या पॉलीसैकेराइड मॉलिक्यूल की बात करें, तो हम अगर ग्लूकोज का एग्जांपल लें तो हम सबको पता है कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ठीक है, और जब हम दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ज्वाइन करेंगे तो जनरली देखते हैं C6H12O6 को अगर हम ज्वाइन करते हैं या इनकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है या दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके हम एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जनरली होता क्या है, ये होना क्या चाहिए, देखिए C6 मीन्स C12, H12 means H24 and O6 O12 होना चाहिए। लेकिन बच्चों याद रखिए ये कभी भी ऐसे नहीं होता है। तो होता क्या है, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ओके, तो होगा क्या, यहां पर H22 और O11 फॉर्म होगा। समझ रहे हो, ये जो हमारा रिजल्टेंट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा ये एक डायासैकेराइड है जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। समझ रहे हो, ये हमारा डायासैकेराइड मॉलिक्यूल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। ये कैसे बना, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कनेक्ट करके। अब हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले को देखते हुए ये रिएक्शन हुई कैसे, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ग्लूकोज का क्या होता है, देखो बच्चों, ये इस प्रकार से
हर जगह पे अगर आप देखो तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके, और यहां पर अगर हम देखते हैं तो HOH है, ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। ऐसे ही हम और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेते हैं, ये हुआ CH2OH, और यहां पर भी OH एंड H है। यहां पर भी HOH होता है, ये बॉन्ड भी H और OH से कनेक्ट होता है। देखिए, तो ऐसे हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है। अगर हम इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करें या हम लोगों को इन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कनेक्ट करना है, तो इनकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती कैसे है बच्चों, ये हमें देखना है। तो होता क्या है, ये H मॉलिक्यूल और ये OH मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है और क्या होता है, डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो? और ये जो O मॉलिक्यूल है जनरली शेयर होता है इन दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में। देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। तो होता क्या है बच्चों, ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये जो हमारा O मॉलिक्यूल है ये दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस प्रकार से कनेक्ट करता है और ये फॉर्म करता है हमारा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और ये जो स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म हुआ इसको हम बोलते हैं डायासाइक्राइड, और ये है माल्टोज। समझ रहे हो? अगर हम नंबरिंग दें तो हमें कुछ इस प्रकार से नंबरिंग मिलती है। देखो, ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन एटम। यहां पर भी अगर हम देखें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन एटम। अगर हम देखते हैं तो ये बॉन्ड बना है फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन एटम के बीच में, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको हम अल्फा इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों सुगर मॉलिक्यूल एक ही दिशा में फेस किए हुए हैं। ठीक है, समझ रहे ना? तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करके हम डायसैकेराइड मॉलिक्यूल माल्टोज को फॉर्म करते हैं। ये सिंपल फॉर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। चलो ठीक है, हम प्रोटीन समझते हैं, थोड़ा सा ज्यादा सिंपल रहेगा समझने के लिए। ये हो गया अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से कनेक्ट होकर हमारा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और देखिए बच्चों, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, यानी डिहाइड्रेशन हुआ है। तो हम लोग अभी अगर अमीनो एसिड का एग्जांपल ले, ये है हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अगर हम अमीनो एसिड के बारे में बात करो तो समझ लीजिए बच्चों, अमीनो एसिड होते क्या हैं। देखिए, अमीनो एसिड ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सिंपल कार्बन को एक बॉन्ड COOH होता है, एक बॉन्ड आप कोई भी अल्किल ग्रुप ले लीजिए, एक बॉन्ड यहां पर होता है NH2 और यहां पर होता है H। ओके, अगर हम इस अल्किल ग्रुप को रिप्लेस करते हैं किसी भी अदर अल्किल ग्रुप से तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ अमीनो एसिड मॉलिक्यूल हमको मिलते हैं। अगर हम R को रिप्लेस करते हैं H से, देखिए बच्चों, अगर हम R को रिप्लेस करते हैं H से तो हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड मॉलिक्यूल मिलेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन। और अगर हम इसको R को रिप्लेस करते हैं CH3 मॉलिक्यूल से तो हमें मिलेगा एलेनाइन मॉलिक्यूल। ओके, तो देखो बच्चों, ये हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिल गया। अगर हम
इसको दूसरे किसी अमीनो एसिड से जोड़ते हैं तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया NH2, ये बॉन्ड, ये R दूसरा अल्किल ग्रुप लेकर बना हुआ, और यहाँ पर H और ये OOH। ठीक है, अब होगा क्या, इनका जब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा तो फॉर्म प्रोटीन। तो जनरली बच्चों याद रखो कि इस हाइड्रोजन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बच्चों, देखो ओके, NH2 मॉलिक्यूल फॉर्म। तो होता क्या है, ये OH और यहां से एक H निकल जाएगा और O2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। और जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है वो ऐसे मिलेगा बच्चों, NH2CR H और यहां पे होगा H। समझ रहे हो, O और ये NH बॉन्ड कनेक्ट होके CONH, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल हमें मिला है इसको हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल। हम इसको डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं कि ये दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल को कनेक्ट होके बना है, और ये रिएक्शन जो है ये भी हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। और इसमें क्या हो रहा है बच्चों, तो क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। समझ रहे हो ना, ये डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो अब यहां पर ये बात पक्की कर लो अपने माइंड में कि जितने भी बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सिंथेटिक रिएक्शन होंगे या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होंगे तो वो होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन। समझ रहे हो, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो बात पक्की समझ में आ गई, डिहाइड्रेशन प्रोसेस क्या होती है। यानी कि हमारे जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन या सिंथेटिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक रिएक्शन है, समझने के लिए आप समझ लो कि जितने भी एनाबॉलिक या सिंथेटिक रिएक्शन है वो बनेंगे डिहाइड्रेशन से। वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और पॉलीमर्स हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, इसका अगला कंसेप्ट हाइड्रोलाइसिस के बारे में हम देखें तो देखिए एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं सिंपल वर्ड हाइड्रोलाइसिस को लेकर तो हाइड्रोलाइसिस होगा क्या। जनरली हाइड्रोलाइसिस को अगर आप सोचो तो हम एक सिंपल कंसेप्ट ध्यान में आता है कि लाइसिस और ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रा है। ठीक है, लेकिन बच्चों याद रखो यहां पर ये डेफिनेशन सही नहीं है। हाइड्रोलाइसिस का एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ पॉलीमर और बिगर मॉलिक्यूल इनटू मोनोमर by using or utilizing water molecule। अब इस बात को समझने के लिए हमने जो एग्जांपल्स देखे थे डिहाइड्रेशन के, यहां पर ही इसको अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें, इस डायरेक्शन में कर दें तो क्या हुआ, हमारा पॉलीमर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू मोनोमर मॉलिक्यूल। लेकिन ये होने के लिए होगा क्या बच्चों, अगर हमको इस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है तो इसमें एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। समझ रहे हो, यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल फिर से ऐड करना पड़ेगा इनटू दिस। ओके, देखो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देना होगा तभी ये रिएक्शन इस दिशा में डाइवर्ट होगी, एंड दिस विल कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। ठीक है, यानी क्या, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉलीमर इनटू
मोनोमर और सिंपल मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो ना? तो जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस है वो जनरली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होते हैं, या उन रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस ही होगा। ओके, उसके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं है। और सारे के सारे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन हम सीखते हैं इन डाइजेशन प्रोसेस में। जैसे कि हाइड्रोलाइसिस करने वाला एंजाइम ये माल्टोज को अगर हमको हाइड्रोलाइसिस करना है और शुगर मॉलिक्यूल, दो सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फॉर्म करना है, तो कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, न्यूक्लियोटाइडेज, पेप्टाइडेज, अमाइलेज, ये सारे के सारे जो एंजाइम्स है वो हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम्स के नाम है। समझ रहे हो? तो ये बेसिक कंसेप्ट याद रखिए कि जितने भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होते हैं या सिंथेटिक रिएक्शन होते हैं या एनाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो होते हैं बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सबस्ट्रेट, और जितने भी कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वो रिलेटेड होंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ब्रेकडाउन ऑफ अ बिगर मॉलिक्यूल बाय यूटिलाइजिंग वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होंगे। समझ रहे हो? ये सारे के सारे डाइजेशन में होंगे। समझ रहे हो? ओके बच्चों।